नमस्कार, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास महिला पर्यवेक्षक में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षा में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो निश्चित तौर पर आप इसको पूर्ण रूप से शुरू से लेकर आखिरी तक की क्लास को देखें और इसका लाभ लेने की कोशिश करें। जिस दौरान मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ तो कोशिश कीजिए कि आप खुद ही उसका उत्तर दे पाएँ। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दूध का पीएच निम्नलिखित में से किस प्रकृति का होता है। तो आपको यहाँ पर पीएच की प्रकृति बताना है, मतलब पीएच वैल्यू के आधार पे किस प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर न्यूट्रल होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हल्का अम्लीय, बी हल्का क्षारीय, सी अत्यधिक अम्लीय और डी अत्यधिक क्षारीय। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल्का अम्लीय। दूध का जो पीएच होता है वो हल्का अम्लीय होता है। पीएच के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीएच जो होता है वो किसी भी विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणकीय माप होता है। अगर पीएच वैल्यू, पीएच एक स्केल होता है, उसमें पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक आपको मिलती है और मिडिल में आपको 7 मिलता है। अगर पीएच 7 से कम है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय। उसका जो पीएच का मान है 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का विलयन होता है और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का अम्ल होता है। पीएच को मापने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पीएच पेपर का उपयोग तथा प्रयोगशाला में डिजिटल पीएच मीटर भी होता है। मानव शरीर का भी पीएच के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मानव शरीर का जो पीएच होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होता है। मतलब मानव शरीर का कंप्लीटली पीएच मान कंबाइनली हम देखें तो एक आदर्श पीएच क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। WHO के अनुसार किशोर अवस्था की अवधि का समय है। ऑप्शन ए है 10 से 19 वर्ष, बी 20 से 24 वर्ष, सी 2 से 6 वर्ष और डी 6 से 12 वर्ष। इसके बारे में हमने हमारी पुरानी क्लास में भी आपको बताया था। इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष। WHO ने माना है कि 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी होंगे उन व्यक्तियों को किशोर कहा जाएगा। ऐसे बच्चों को किशोर कहा जाएगा, यानी किशोर अवस्था 10 वर्ष से स्टार्ट होती है और 19 वर्ष तक चलती है, ऐसा कहा है। साथ ही WHO ने युवा की भी परिभाषा दी है। युवा के रूप में उन्होंने, ये तो हो गया 10 से लेकर 19 तक, लेकिन युवा के लिए उन्होंने बोला है कि 15 से लेकर के 24 वर्ष तक का जो ग्रुप होता है, आयु समूह होता है, उसे ही युवा माना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस जिले से शुरू की गई। आपको ऑप्शन दिया है ए रांची, बी पटना, सी जयपुर, डी रायपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची से प्रारंभ किया गया। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आप याद रखेंगे कैसे आई थी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार इसकी संस्तुति की गई थी कि ये योजना लाना चाहिए। इसका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। इसके पहल को सतत विकास लक्ष्य, यानी जिसे आप SDG के नाम से भी जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको पूरा करने के उद्देश्य से इसे डिज़ाइन किया गया था और इसका लक्ष्य, इसमें टैगलाइन दी गई थी, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, यानी सभी को प्रायः पूर्ण रूप से और सही तरीके का इलाज मिल सके। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है काइटिन, बी स्टार्च, सी फ्रक्टोज, डी सेल्यूलोज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च। मानव शरीर में सर्वाधिक रूप से स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च जो होता है वो भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में शामिल होता है और जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें लगभग 50% तक स्टार्च का हिस्सा होता है। ये विशेष रूप से अनाजों में पाया जाता है, कंदों में पाया जाता है और जहाँ भी ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के भंडार के रूप में ये काम करते, भंडार के रूप में ये मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 1 ग्राम वसा के दहन में
दहन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका उत्तर भी आप दीजिएगा, पहले आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन ए है 9.7 किलो कैलोरी, बी है 9 किलो कैलोरी, सी है 4 किलो कैलोरी और डी है 4.6 किलो कैलोरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 किलो कैलोरी, यानी 1 ग्राम वसा का अगर दहन होता है तो 9 किलो कैलोरी उस ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होती है। इसके अलावा हमने इससे पहले भी बात की थी कार्बोहाइड्रेट, इसका उत्तर बताया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, अगर इसका 1 ग्राम का दहन किया जाए तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा आएगी? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यकृत, बी गुर्दा, सी प्लीहा और डी हृदय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुर्दा, यानी कि किडनी। तो ये किडनी को प्रभावित करता है और ब्राइट्स रोग जब भी होता है तब किडनी में सूजन इत्यादि देखी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ऑप्शन ए कोविड-19, बी SARS यानी कि सार्स और सी है MERS यानी कि मर्स और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है वो कोविड-19 भी है, सार्स भी है और मर्स भी है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 किसे कहा जाता है? ये नोवेल कोरोना वायरस जो 2019 में एक कोरोना का नया स्ट्रेन आया था उसे ही कोविड-19 कहा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, BCG टीके का पूर्ण रूप बताइए। इसका उत्तर तो आपको ही देना है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया कोलेरा गुएरिन, बी है बैसिलस कैननी गुएरिन, सी है बैसिलस कैलमेट गुएरिन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीके का पूर्ण रूप होता है और ये TB जिसे आप तपेदिक भी बोलते हैं उसके इलाज के लिए या उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण टीके के रूप में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है? यानी जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उसमें जो अंडा उत्पत्ति यानी अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है ए FSH और LTH, बी LTH और LH, सी FSH और TSH और डी है FSH और LH। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है FSH और LH। अब यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं FSH और LH क्या है। जो LH होता है उसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, उसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये होता है LH का जो अचानक अगर इसका स्तर बढ़ जाता है तो अचानक स्तर में वृद्धि के कारण पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होता है और ये अंडे को यानी अंडोत्सर्ग में मदद करता है, अंडे को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा हमने बात की इसमें FSH भी आता है, इसका मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन अंडाशय में फॉलिकल के विकास में मदद करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो अंडोत्सर्ग में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, गलसुआ जिसे मम्स रोग भी बोलते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सब मैंडिबुलर ग्रंथि, बी सब लिगुअल ग्रंथि, सी पैरोटिड ग्रंथि और डी सब मैक्लिसलरी ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। गलसुआ, मम्स या कंठमाला एक ही रोग है, मुख्य रूप से पैरोटिड ग्रंथियों को प्रभावित करता है जो लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये गालों के नीचे जबड़े के पास में स्थित होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शिशु उत्तर जीविका और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2000, बी 1996, सी 1992 और डी 1989। क्षमा चाहेंगे 89 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
1992। शिशु उत्तरजीविका और सुरक्षित मातृत्व जो कार्यक्रम है वो चालू हुआ था 1992 में, और इसे चालू किया गया था 20 अगस्त 1992 को। अगर इसकी डेट पूछ लेता है आपसे तो इसमें 20 अगस्त ऐड कर देंगे। 20 अगस्त 1992 को चालू किया गया था। इसे CSSM के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो था मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 17 में से 9 लक्ष्यों को हासिल करना। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना क्या कहलाता है? तो ये आप बिल्कुल उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन ए पर प्यूरम, बी प्रसव पश्चात देखभाल, सी प्रसव और डी प्रसव पूर्ण देखभाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसव पूर्ण देखभाल कहा जाता है क्योंकि ये गर्भावस्था में महिला का स्वास्थ्य परीक्षण करना और सलाह देना ये सब प्रसव से पहले ही बताया जाता है, इसलिए प्रसव पूर्ण देखभाल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम मिलता है और ये किस माध्यम में क्रियाशील होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए तीव्र अम्लीय, बी हल्के क्षारीय, सी हल्के अम्लीय और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है हल्के अम्लीय, यानी लार में मौजूद जो टाइलिन एंजाइम होता है जिसे लारयुक्त एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, यह हल्के अम्लीय, आपको मैंने अभी अम्ल और क्षार के बारे में बात की है। ये आपका पीएच स्केल हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 14। तो इधर आएंगे तो क्षार हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो अम्ल हो जाएगा और ये निष्क्रिय अवस्था होगी बीच वाली। तो आपका जो हल्के अम्लीय बोल रहा है मतलब आपको इस दिशा में जाना है। लगभग 6.8 पीएच स्केल ये हल्का अम्लीय माध्यम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइलिन एंजाइम क्रियाशील होगा। अगला प्रश्न है। ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, ईईजी की बात कर रहे हैं, तो यह क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए यकृत, बी कान, सी मस्तिष्क और डी हृदय। इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर है ईईजी का संबंध है मस्तिष्क से। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, जिसे ईईजी के नाम से भी जानते हैं। यह एक परीक्षण है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों को मापता है। तो जो भी मस्तिष्क के अंदर गतिविधियां चलती हैं वो मापता है। और आपने देखा होगा कि सिर में इसमें छोटे छोटे से इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड यानी कि छोटी छोटी सी धातु की डिस्क होती है और जो हमारे सिर से जुड़ी होती है, और उसके बाद में जो भी तरंगे हमारे मस्तिष्क में चलती हैं उनका मापन ईईजी द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन फोलिक एसिड या आयरन की गोली की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए? यहाँ फोलिक एसिड या आयरन की गोली के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है 770 माइक्रोग्राम पर 1 मिलीग्राम, बी है 670 माइक्रोग्राम पर 0.8 मिलीग्राम, सी है 470 माइक्रोग्राम पर 0.4 मिलीग्राम और डी है 570 माइक्रोग्राम पर 0.6 मिलीग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 570 माइक्रोग्राम पर 0.6 मिलीग्राम। तो आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 600 माइक्रोग्राम आपको फोलिक एसिड देना चाहिए और 30 से लेकर 60 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये आंकड़े जो हैं ये जो बताया आपको 570 ये 600 ग्राम के लगभग है और ये 0.6 मिलीग्राम ये 30 से लेकर 60 के बीच में है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? तो यहाँ पे एक नया नाम आपको दिया है। जलांतक किस रोग को कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए हैजा, बी अतिसार, सी रेबीज और डी पेचिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेबीज। जलांतक ही रेबीज होता है, यानी जो जानवरों के द्वारा काटने से या फिर पक्षियों के द्वारा आपको नोच लेने से, इस तरह के
कुछ वायरस होते हैं रेबीज़ के जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसे ही जलांतक रोग बोलते हैं। और इसको एक अन्य नाम और भी है जिससे बोलते हैं अलर्क। तो ये भी आप अलग से याद रखिए, क्योंकि जलांतक अगर पूछ रहा है तो अलर्क भी पूछ सकता है। तो अलर्क नाम से भी इसको जाना जाता है। जब रेबीज़ के जो वायरस होते हैं आपके अंदर एंटर कर जाते हैं, उस समय पे कुछ फ्लू यानी कि बुखार जैसे कि लक्षण होते हैं, सर दर्द होता है, थकान होने लगती है। जब ये और ज़्यादा बढ़ने लगता है तब बाद में इसमें चिंता होने लगती है, आपको ऐंठन आने लगती है, मांसपेशियाँ में लकवाग्रस्त हो जाता है, और बहुत सारे मामलों में देखा गया है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से डरने की जो बीमारी होती है वो दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ऑप्शन ए है कोर्टिसोन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी एड्रेनलिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के बढ़ जाने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? ऑप्शन ए सीबीसी, बी एलिसा, सी यूएसजी और डी विडाल। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। यहाँ बोला है एड्स बीमारी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट लगेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिसा टेस्ट लगाया जाता है। और जो एड्स होता है जिसे आप HIV पॉजिटिव भी बोलते हैं, अगर HIV पॉजिटिव हो गए मतलब आपको एड्स रोग हो गया, तो उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है जो रक्त में HIV के एंटीबॉडी की जांच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम विटामिन शब्द को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए मेंडल, बी लेवोजियर, सी फंक और डी लुइस पास्चर। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर, फंक। फंक ने जो कि एक पोलिश जैव रासायनिक थे जिनका नाम था कासिमिर फंक, पूरा नाम था इनका कासिमिर फंक, इन्होंने विटामिन शब्द को गढ़ा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्टार्च है तो स्टार्च क्या है बताना है। ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड, बी मोनोसैकेराइड, सी डाइसैकेराइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टार्च जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे एमाइलम या पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको हिंदी में माड करके भी समझ सकते हैं। जनरली आपने ये जब चावल को बनाया जाता है उस दौरान आपने इसे देखा होगा, ये वाइट कलर का होता है और इसमें बहुत सारी ग्लाइकोसिडिक बांड की इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, यानी ग्लूकोज की इकाइयाँ बहुत सारी इसमें जुड़ी होती हैं, इसलिए पॉलीसैकेराइड है। अधिकांश ये हरे पौधे द्वारा ऊर्जा भंडारण के लिए उत्पादित किया जाता है। और इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि स्टार्च ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी एंजाइम और डी वसी अम्ल। इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं, देने का प्रयास करें आप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमीनो अम्ल के रूप में हम प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स होता है वो टूट जाता है अमीनो अम्ल में और फिर उसका शरीर में संचरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में पाया जाता है? ऑप्शन ए भेड़ व बकरियों, बी मवेशी व भेड़, सी मवेशी व सुअर और डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका उत्तर भी आसान है, उपर्युक्त सभी में, यानी भेड़ बकरियां, मवेश व भेड़, मवेशी व सुअर, इन सभी में फुट और माउथ रोग देखा जाता है, यानी पैरों की बीमारी हो जाती है और मुंह में भी इसमें रोग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोकार्बन भी होता है। प्रोटीन क्या होता है हमने अभी बात की, अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं। और कुछ प्रोटीन में गंधक मिलता है, जस्ता मिलता है, तांबा मिलता है, फास्फोरस भी मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, विटामिन
बी के बारे में पूछा है, और विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जितना इसमें दिया है उसके आधार पे आप उत्तर दें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑप्शन ए है टोकोफेरोल, बी कैल्सीफेरोल, सी फोलिक एसिड और डी साइनोकोबाल्मिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉलिक एसिड। विटामिन बी विभिन्न प्रकार के अपने अपने रासायनिक नाम होते हैं। जैसे B1 की अगर बात करें तो B1 में आ जाता है थायमिन। अगर विटामिन B1 की बात करें तो B1 होता है थायमिन। B2 की अगर बात करें तो राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन बोलते हैं विटामिन B2 को। B3 को हम बोलते हैं नियासिन। ये सब अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसी प्रकार B6 की बात करें तो B6 को बोला जाता है पाइरोडोक्सिन। यानी B6 विटामिन पाइरोडोक्सिन होगा। इसी प्रकार B9 की बात करें तो B9 होता है फोलिक एसिड। B7 की बात करें तो B7 होता है बायोटीन। और एक विटामिन होता है B12, इसे भी आप याद रखें। तो B12 का मतलब होता है साइनोकोबाल्मिन। तो ये विटामिन के अलग अलग नाम होते हैं और ये अलग अलग पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनका याद रखें। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरोडोक्सिन, B9 फोलिक एसिड, B7 बायोटीन, B12 साइनोकोबाल्मिन। तो ये सब विटामिन के नाम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अब यहाँ पे बोल रहा है थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन स्रावित होता है उसको उत्तेजित करने वाले हार्मोन अलग से होते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है ACTH, बी है LTH, सी है TSH और डी है FSH। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TSH, जिसे बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एस्ट्रोजन किसके द्वारा प्रतिपादित होता है? ऑप्शन ए है कार्पस लुटियम, बी पुटिका, सी अंडाशय और डी गर्भाशय। तो आपको बताना है एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, कौन इसे उत्पादित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर पुटिका। इसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा यौवन अवस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक ये चलता है। यानी रजोनिवृत्ति की आयु, इससे पहले हमने बात की है, लगभग 45 वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक, जब माहवारी आना बंद हो जाती है तब तक ये चलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हैजा कोलेरा निम्न में से किसकी वजह से होता है? हैजा जिसे कोलेरा बोलते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु और डी विषाणु। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा हैजा होता है, जिसे कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। और इसे कोलेरा इसलिए बोलते हैं कि विब्रियो कोलेरा नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये फैलता है, जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? ए अमाशय, बी यकृत, सी मस्तिष्क और डी नेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत यानी लीवर में विटामिन ए संग्रहित होता है, और ये जो संग्रहण होता है रेटिनिल एस्टर के रूप में होता है। रेटिनिल एस्टर के रूप में होता है, और जब भी शरीर को ज़रूरत पड़ती है यहाँ से, क्योंकि ये भंडारित होता है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तब शरीर इसको यहाँ से यूज़ कर लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने की सलाह दी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। ऑप्शन ए है 150 ग्राम, बी 40 ग्राम, सी 70 ग्राम और डी 80 ग्राम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। स्तनपान कराने वाली जो माँ होती है उसे भोजन में लगभग 70 ग्राम तक का प्रोटीन करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। लार दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करती है? ए फाइबर, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बारे में हमने पहले बात की है। लार में एक एंजाइम होता है जिससे बोलते हैं टाइलिन, इसके बारे में भी हमने बात की है। तो टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ये एंजाइम स्टार्च को दो भागों में तोड़ लेता है। ये टाइलिन जो होता है ये दो भागों में स्टार्च को तोड़ेगा। एक होता है माल्टोज में तोड़ता है इसे, और माल्टोज के अलावा इसे तोड़ता है डेक्स्ट्रीन में माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें, हमारी क्लास में लगातार बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।